नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्लांट ब्रीडिंग की अपन ने एक सीरीज चालू कर रखी थी और लगभग अपन ने 7 से 8 लेक्चर पहले देख चुके हैं। तो उसके अंतर्गत काफी आसान भाषा के अंतर्गत अपन ने प्लांट ब्रीडिंग को समझने की कोशिश की थी। अगर मैं बात करूं कि यहाँ से भी जितने भी आपके एओ की तैयारी करो, डब्ल्यूओ की तैयारी करो, या अपन बात करें कि जिसके अंतर्गत आपके प्लांट ब्रीडिंग आती है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप 12th कक्षा के विद्यार्थी हो तो वहां के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, क्योंकि वहां के आपके फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत इसी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत अपन कंप्लीटली चीजों को अपन लेके चल रहे हैं। बात करें 12th से लेकर जो आपके एमएससी लेवल तक के जितने भी एग्जाम होते हैं, उनके अंतर्गत कहां तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके अपन सभी कवर करते हुए चल रहे थे। जिसके अंतर्गत अपन ने प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्ट देखे, फिर एक्टिविटीज देखी। एक्टिविटीज के अंतर्गत मैंने आपको 5 स्टेप्स बताई थी और वो काफी बार पूछी जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि पहली स्टेप थी अपना वेरिएशन, जिसे विभिन्नता कहते हैं। दूसरा था अपना वेरिएशन के बाद में सिलेक्शन, जिसे कि वर्ण कह रहे थे। सिलेक्शन के बाद में अपन उसका इवोल्यूशन कर रहे थे, या फिर अपन बात करें कि मूल्यांकन कर रहे थे। मूल्यांकन के बाद के अंतर्गत अपने को देखने को मिल रहा था वो मल्टीप्लीकेशन, जिसे कि अपन गुणन कह रहे थे। फिर अपन उसको क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे या वितरण कर रहे थे। जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि अपन जो भी वेरिएशन है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। वेरिएशन के अंतर्गत अपन ने देखा, पहले डोमेस्टिकेशन किया काफी वेराइटियों का। डोमेस्टिकेशन करने के बाद में अपन ने उसके बाद में क्या देखा, जर्म प्लाज्म वगैरह देखे कि जर्म प्लाज्म कैसे क्या है। फिर उनके कलेक्शन वगैरह देखे। कलेक्शन के अंतर्गत भी मैंने ये तक समझाया आपको कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं तो कौन से सीड हैं, या फिर अपनी कौन सी क्रॉप वाले सीड हैं जो कि कितने साल तक अपन उनको स्टोर कर सकते हैं, या जर्म प्लाज्म को अपन कितने टाइम तक अपन क्या कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, वो भी अपन ने कंप्लीटली बात की। जर्म प्लाज्म को कैसे कलेक्ट किया जाता है, एक्सी2 एनसी2 या एक्सी2 की बात की जाए या एनसी2 की बात की जाए, उनके भी अपन ने डीपली काफी अच्छे से बात की थी। जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी मैंने आपको समझाया था पूरी स्टेप बाय स्टेप की कैसे कैसे अपन उसको कलेक्शन कर सकते हैं। अब चलते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक पे, वो आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने काफी शानदार समझाया था, जिसे पूर्व स्थापन कहते हैं। कि प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पूर्व स्थापन क्या कहलाता है, जिसके अंतर्गत जहां वेराइटी जो पहले से नहीं उगाई जा रही थी, तो वहां पे लाकर उगाना ही आपका क्या कहला रहा था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी मैंने दो प्रकार से बताया था, उपयोगिता के आधार पर भी बताया था और अनुकूलता के आधार पर। अगर मैं बात करूं एडोप्टेशन के आधार पर भी बताया था, और जो आपके एडोप्टेशन के साथ साथ में यूटिलिटी के आधार पे भी दो दो प्रकार के थे, वो मैंने आपको समझाया था। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मैंने आपको क्या समझाए थे, अच्छे से इंट्रोडक्शन समझाए थे। तो उसी वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करें कि आज भी अपना जो टॉपिक रहेगा वही रहेगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज अपन कंप्लीट कर देंगे इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका ओरिजिन ऑफ पैलेस, यानी कि उत्पत्ति के स्थान। उत्पत्ति के स्थान है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में काफी डीपली समझाऊंगा। उत्पत्ति के स्थान के अंतर्गत भी आपको समझाऊंगा कि एनी वेविलोव के जो आपके वेविलोव साहब हुए उनके द्वारा जो कितने दिए गए हैं, या 1926 के अंतर्गत 8 दिए थे जो ओरिजिन ऑफ सेंटर थे। इसके साथ ही उन्होंने 3 सबसेट सब्सिडरी भी दिए कि द्वितीय का आपके दिए, तो उनकी भी फिर मैं डीपली बात करता हुआ चलूंगा। और जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि ओरिजिन ऑफ पैलेस के अपने 2 वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर आप देखने को मिला होगा कि प्राइमरी सेंटर ये आप लोगों को टीचर समझाते हैं, लेकिन सेकेंडरी के बारे में नहीं बताया जाता है, क्योंकि वहां से भी काफी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन वहां से नहीं आए, या फिर आपके कोई भी क्वेश्चन वहां से छूटे। तो अपन डीपली बात करते हुए चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन को आज कंप्लीट की ओर लेके चलेंगे, यानी कि कंप्लीट कर देंगे। तो अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, मैंने 2 भागों में बांट के भी बता दिया था, यूटिलिटी के आधार पे भी और आपके एडेप्टेशन के आधार पे भी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत दिया गया है जो अपना रहने वाला है, वो रहने वाला है एडवांटेज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि अपन बात करें कि जो पादप पूर्व स्थापन है उसके लाभ क्या है, कि भैया अपन कर तो रहे हैं तो उसके कुछ फायदे भी हैं कि नहीं है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि फायदा हो रहा है तभी अपन कर रहे हैं, नहीं तो किसको पड़ी है कि अपन फालतू के बीज दूसरी जगह से लाके यहाँ पे उगाए। लेकिन हुआ यूं कि अपन लाके उगा तो रहे हैं, उनसे अपने को नई नई वेराइटियां भी मिल रही है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी देखने को मिलेंगे। तो उसकी भी अपन इसके अंतर्गत ही अपन बात करने वाले हैं। चलिए बात करें पहले एडवांटेज की, या अपन बात करें कि लाभ की। तो इसके एडवांटेज क्या है, इसके द्वारा नई फसलें प्राप्त की जा सकती है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि अपन ने कोई भी वैरायटी थी यूएसए से, अपन ने क्या किया, नई नई वेराइटियों को अपन इंट्रोड्यूस करवाए। तो अपन ने क्या किया कि इसके द्वारा नई नई वेरायटी अपने को डायरेक्ट ही प्राप्त हो गई। और आपको ये भी समझाया था कि एक वेरायटी तैयार करने के लिए अपने को 10 से 12 साल लग जाते हैं, तो वो टाइम भी अपने बचत हो गई। और उसके साथ ही अगर अपन कोई भी फील्ड के अंतर्गत अगर कोई वेरायटी डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अपने को लेबर चार्ज भी लगता है। इसके साथ ही उसके
उसके अंतर्गत टाइम भी अपना ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इन सभी चीजों को अपने को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। या अपन बात करें कि ये अपने लिए एक वरदान साबित हो सकता है कि अगर डायरेक्टली अपन क्या कर ले, प्लांट इंट्रोडक्शन कर ले, तो इसके द्वारा क्या है कि नई फसलें प्राप्त करी जा सकती है या नई क्रॉप्स वगैरह आपकी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट बात करें कि पुरुषतापनीय जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके द्वारा बिना चयन और संकरण के नई उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती है। तो वही चीज समझी मैंने कि जो पहले से इंट्रोड्यूस, यानी कि जैसे यूएसए के अंतर्गत काफी अच्छे अच्छे सोनारा 64 है, तो वो अच्छे से ग्रो हो गए, फिर अपन डायरेक्टली उनको ले आए यहाँ पे और क्रॉस ना करवाकर डायरेक्ट भी उगाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि ना तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़े, या ना तो कोई संकरण करवाना पड़ा, ना ही कोई अपने को सिलेक्शन वगैरह करना पड़ा। डायरेक्टली अपन क्या करें कि वेराइटियों को लाए और डायरेक्टली उगाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि एक आपको फायदा देखने को मिला कि इंट्रोडक्शन के थ्रू, या अपन बात करें कि प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू, तो इसका ये भी आपका क्या हुआ, फायदा देखने को मिला कि अपन क्या कर रहे थे, डायरेक्टली ना तो आपको कोई सिलेक्शन करना पड़ा, ना ही आपको कोई हाइब्रिडाइजेशन या फिर अपन बात करें संकरण वगैरह करने को मिला। डायरेक्टली अपनी वेराइटी लाए और उगाने स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि आपके श्रम, अगर लेबर के चार्जेस भी कम हो गए और धन की भी आपकी क्या हो गई, बचत हो गई। क्योंकि आपको जब प्लांट ब्रीडर अगर तैयार करता है कोई भी वेराइटी, तो आपको पता होगा कि छोटा सा छोटा वेरिएशन भी वो देखता है, छोटी से छोटी चीज को भी वो ऑब्जर्व करता है। अगर छोटी सा भी इसके अंदर कंटामिनेशन हो जाता है तो फिर वो वैरायटी फेलियर हो जाती है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या होता है, एक तो आपकी श्रम की बचत हो जाती है और धन की भी बचत होती है, जो कि आपको पता होगा कि वैरायटी जब बनाते हैं तो काफी उसके अंतर्गत लागत देखने को मिलती है। मैं बात करूं कि फसलों के नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में इंट्रोडक्शन करके उनको रोग व कीटों से रक्षा की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, अगर मैं बात करूं कि जैसे कि कोई पौधा है अपने यूपी के अंतर्गत लगाया, या अपन बात करें बिहार के अंतर्गत कोई पौधा लगाया, उसके अंतर्गत ज्यादा कीट क्या कर रहे हैं आपके उसके अंतर्गत अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वेरायटी अपन राजस्थान में लाके लगा रहे हैं, वो प्रोडक्शन वही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंसेक्ट वगैरह उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे। तो उसके यानी कि उसी के आधार के ऊपर क्या होता है कि नई फसलें होती है उनके अंतर्गत रोग और कीटों मुक्त क्षेत्र पर भी, यानी कि जहाँ पे वो कीट, वहां पे तो हो सकता है यूपी या बिहार जहां भी अपन पहले से ग्रो कर रहे थे वहां पे हो सकता है, लेकिन अगर राजस्थान में लाके उगा रहे हैं तो वहां पे तो वो कीट नहीं होगा। तो वहां पे अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये भी एक अपना फायदा हो जाता है कि बिना कीट मुक्त और रोग मुक्त क्षेत्र में उगा सकते हैं और इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिससे अपने को अच्छी यील्ड मिलती है और उससे उस क्रॉप को डैमेज भी आपको कम देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करें, वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजातियां प्राप्त हो जाती है। अब प्लांट ब्रीडर को क्या चाहिए भैया कि अगर नई वैरायटी बनानी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं खुद प्लांट ब्रीडिंग से हूं, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई प्लांट ब्रीडिंग का जो भी ब्रीडर होते हैं, आप किसी से मिलकर देखना कि अगर कोई भी वैरायटी तैयार करता है, या आपने देखा होगा कि कई कई नई वैरायटी वगैरह निकालते हैं, तो उनको पहले क्या चाहिए होते हैं, जर्म प्लाज्म चाहिए होते हैं, काफी प्रजातियों के, यानी कि रोग रेजिस्टेंट है या डिजीज रेजिस्टेंट है या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंट है या ड्राउट रेजिस्टेंट है, जो भी आपको स्ट्रेन चाहिए वो उनके पहले जर्म प्लाज्म तो चाहिए होंगे। तो ऐसे ही क्या है कि अलग अलग अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपन वेराइटियों का, तो अपने को अलग अलग ट्रेड्स देखने को मिलता है, अलग अलग लाइनें देखने को मिलती है। तो वो भी अपने लिए क्या होती है, यूजफुल होती है, जो आगे फ्यूचर के अंतर्गत अगर कोई भी प्लांट ब्रीडर वगैरह है या कोई वैज्ञानिक वगैरह है तो उनके ऊपर शोध करता है ना, तो उसके अंतर्गत इजीली उसको क्या हो जाती है, वो जीन, जो डिजायर जीन होती है, अपन बात करें डिजायर करेक्टर होते हैं, वो आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये भी काफी इसका एक बेनिफिट्स होता है। तो ये अपन ने बात की इसके बेनिफिट्स की, लेकिन इसके अंतर्गत काफी डिसएडवांटेज भी देखे जाते हैं, या फिर मैं बात करूं कि इसकी कुछ दोष भी देखे जाते हैं। तो अगर प्लांट इंट्रोडक्शन के दोष हैं वो क्या है, जैसे कि अपन बात करें इंट्रोडक्शन विभेदों के साथ खरपतवारों का प्रवेश। खरपतवारों को प्रवेश कैसे, कि मैंने आपको पहले बताया था कि जर्म प्लाज्म अपन लेके आ रहे हैं, पहले एनपीपीजीआर के पास में जाएंगे, एनपीपीजीआर क्या करेगा, उसका अर्जन करेगा या प्रोक्योरमेंट करेगा, फिर अपन उसको क्वारंटाइन करते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि अपन कोई भी वेरायटी लेके आ रहे हैं तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि कुछ डिजीज वगैरह तो नहीं है, कोई इंसेक्ट तो उसके साथ नहीं आ गया, कोई खरपतवार के बीज तो नहीं आ गया, अगर अपन कोई भी बीज लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, वहां पे उगा के भी देखा जाता है सीडों को कि हाँ अगर जो पौधा चाहिए था वही तो है, उसके साथ में कोई दूसरे पौधे का तो बीज नहीं आ गया। लेकिन इंट्रोडक्शन के थ्रू अपने को डिसएडवांटेज क्या देखने को मिली, हानियां क्या देखने को मिली, कि अपन ने क्या किया कि अगर विदेशों जैसे यूएसए से अपन ने काफी वेरायटियां इंट्रोड्यूस तो की, उनके साथ ही क्या हुआ कि कई बार सत्यानाशी के बीज आ गए और गेहूंसा के बीज आ गए, जो कि अपने यील्ड को कम कर रहे थे। यहाँ पर मैं बात करूं कि ये क्या थे, नकलची खरपतवार थे, जैसे कि गेहूंसा है, जैसे कि अपन फेलेरिस माइनर कहते हैं। तो ये क्या हुआ कि गेहूं के अंदर उग जाता है, लेकिन दिखने के अंदर सिमिलर लगता है, यानी कि मिमिक्री वीड है। मैं बात करूं कि नकलची खरपतवार था, एकदम दिखने के अंदर वीड के अंतर्गत उग तो गया, प्रोडक्शन तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली वो वीड था, लेकिन वो प्रोडक्शन को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। जो प्लांट न्यूट्रिएंट थे वो प्लांट को ना मिलकर ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ऐसे क्या है कि ये अपनी यील्ड थी या अपनी उपज थी उसको भी काफी डैमेज कर रहे थे, या अपने यील्ड को, अपने उपज को है वो काफी इफेक्ट
कर रहे थे। तो ये इसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होता है हो जाते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के। तो इसके द्वारा क्या बताया गया है कि जो आपके खरपतवार हैं, तो क्या किया, इंट्रोडक्शन के विविधों के साथ, यानी कि अपन इंट्रोडक्शन तो करवाया या पूरी स्थापन तो करवाया पौधों का, उसके साथ ही खरपतवारों का भी प्रवेश हो जाता है कई बार। तो जानबूझ के तो कौन करता है, लेकिन कई बार हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे अपन बात करें सत्यानाशी होगा, ये भी अमेरिका से आया हुआ है, और गेहूं सा भी आपका यूएसए या अमेरिका से आए हुए हैं, ये दोनों खरपतवार। तो इनके द्वारा क्या हुआ कि आपके नकलची खरपतवार हैं, इनके द्वारा आपके प्लांट के अंतर्गत या आपकी क्रॉप के अंतर्गत जो यील्ड थी, उनके अंतर्गत भी काफी डिक्रीज देखने को मिला, या अपन बात करें कि उसके अंतर्गत भी कमी देखने को मिली। तो यह क्या कर रहा था, यील्ड को इफेक्ट कर रहे थे। दूसरी मैं बात करूं कि दूसरा डिसएडवांटेज क्या है जिसके द्वारा अपने इंट्रोडक्शन के अंतर्गत काफी इफेक्ट पड़ रहा था। मैं बात करूं कि इंट्रोडक्शन में इसमें क्या हो रहा था कि कई किस्मों देश में नए रोगों के और रोग जनकों का प्रवेश भी कर जाता है। कई रोग जनक ऐसे आ गए कि भैया जो अपने को पता ही नहीं है। अपन बात करें कि जैसे कि श्रीलंका से अपना क्या हुआ कि कॉफी का किट रोग आया था, जिसे रस्ट कहा जाता है ना, तो वो किट रोग था, तो वो क्या हो गया कि आ गया, श्रीलंका से आ गया। तो श्रीलंका से अपन ने तो लाए तो क्या थे कि कॉफी लाए थे, लेकिन कॉफी के बीज के साथ में उसका जो रोग था वो भी उसके साथ में आ गया, जो अपने यहाँ पे आके काफी ब्रॉड लेवल पे फैल गया, और वो अपने कॉफी की जो क्रॉप थी उसको काफी इफेक्ट करने लगा या फिर डैमेज पहुंचाने लगा। तो यह भी एक प्रकार का क्या था आपका प्लांट इंट्रोडक्शन का, या फिर मैं बात करूं कि जो आपका पूरी स्थापन था या पादप पूरी स्थापन है, उसका एक काफी दोष देखने को मिला। नेक्स्ट मैं बात करूं कि कई पूरी स्थापन, यानी कि कई बार क्या होता है कि इंट्रोडक्शन के द्वारा जो प्रजातियां थी वो परिस्थिति की संतुलन पर खराब प्रभाव पड़ रहा था। जैसे कि यूकलिप्टस हो गया, यूकलिप्टस क्या कर रहा था कि ये आपके पारिस्थितिकी संतुलन को खराब कर रहा था। इसके साथ ही क्या कर रहा था, भूमिगत जल भंडारों में कमी ला रहा था। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूकलिप्टस होता क्या है, क्योंकि जब तक आप कोई भी टर्मिनोलॉजी समझोगे नहीं तो उसकी गहराई तक पहुंच कैसे पाओगे। यूकलिप्टस की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये आपका क्या है, सफेदा, जिसे अब जनरली भाषा में देखा होगा कि आपने नहरी क्षेत्रों के पास के अंतर्गत काफी लंबे लंबे व्हाइट व्हाइट से पेड़ होते हैं ना, काफी लंबे लंबे होते हैं। इसे बायोड्रेनेज के रूप में भी यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्यों है कि बायोड्रेनेज के रूप में यूज किया जाता है, यूकलिप्टस को यूज किया जाता है, जिसे कि अपन सफेदा कहते हैं। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो हुआ क्यों, हुआ क्या कि अपन ने क्या किया कि इंट्रोड्यूस तो किया कई वेराइटियां, लेकिन उसके साथ में जो प्रकृति के साथ में, यानी कि अपना जो वातावरण था उसके साथ में क्या हुआ कि संतुलन नहीं बैठा। वो उनको क्या करना पड़ा कि जो इन्वायरमेंट था उसको ये इफेक्ट करने लग गए। कि सर ये इफेक्ट कैसे करने लगे, तो अपन ने जैसे कि बात करें कि कोई भी अपना जो एरिया था, अपन ने यूकलिप्टस के प्रजातियां तो ले आए, सीड तो ले आए। जैसे ही अपन ने उगाया तो भैया यूकलिप्टस क्या कर रहा था कि अपनी ग्रोथ भी अच्छी कर रहा था, और जो डीपली, यानी कि मैं बात करूं कि सोइल के अंतर्गत गहराई तक वो क्या कर रहा था, नमी थी या मॉइस्चर थी या जो आपका जो पानी था उसको क्या कर रहा था, वो एब्जॉर्ब कर रहा था, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब कि वो फसलों तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था, जल्दी से एब्जॉर्ब कर रहा था और काफी मात्रा के अंतर्गत एब्जॉर्ब कर रहा था, जो कि एक प्राकृतिक, या मैं बात करूं कि जो आपके पारिस्थितिकी संतुलन था, जो इकोलॉजी सिस्टम था, उसको ये क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जनरली मैं एग्जांपल देता हूं कि राजस्थान में पहले पानी की कमी है, और यहाँ पे हाई मात्रा के अंतर्गत अगर यूकलिप्टस उग गए तो वो क्या होगा कि जितना भी नमी है जो आपके मृदा के अंतर्गत, वो भी उसको सोख लेगा और क्रॉप को ग्रो नहीं होने देगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो आपके यूकलिप्टस होता है, ये जो आपका सफेदा होता है, उसको जनरली कहाँ यूज किया जाता है, जो नहरी इलाके होते हैं वहां पे इनको यूज किया जाता है। क्योंकि नहरी इलाकों के पास में क्या हो जाता है कि जो आपके नमी होती है, जो नमी होती है, तो नहर के पास में जो नमी होती है उसके कारण वहां पे घास वगैरह, या फिर आप लोगों को मैं बात करूं कि सोइल इरोजन की समस्या देखने को मिलती है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं कि नहरों के आसपास में यूकलिप्टस लगा देते हैं या सफेदे के पौधे लगा देते हैं, जो एक्स्ट्रा नमी होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चलो, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि अपन इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उसके द्वारा जो आपके इकोलॉजी सिस्टम है उसको कैसे इफेक्ट पड़ रहा था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो नमी, जो नॉर्मली नमी थी आपके सोइल में, उसको ये क्या कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था, जिसके कारण आपके क्या हुआ, पारिस्थितिकी के अंतर्गत डगमगा गया। तो ये आपके कुछ दोस्त थे जिनको आपको समझ में आए होंगे। इसके बेनिफिट्स भी देख लिए और इसके जो आपके डिसएडवांटेज थे या दोस्त थे उनको भी काफी अपन ने अच्छे से देखा कि इंट्रोडक्शन के क्या लाभ थे और क्या हानियां थी। अब नेक्स्ट में बात करूंगी अपने अचीवमेंट क्या थे प्लांट इंट्रोडक्शन के द्वारा, कि प्लांट इंट्रोडक्शन करवाया तो अपन ने जो पूरी स्थापन करवाया उसके से अपन ने क्या क्या अचीव किया, यानी कि उपलब्धियां क्या क्या थी अपनी। तो मैं बात करूं कि इसके द्वारा अपन ने काफी वेराइटियां लाई, जो कि मैंने काफी वीडियो के अंतर्गत भी समझाया, काफी एग्जांपल देके भी मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या हुआ, भारत में पादप पूरी स्थापन, यानी कि जो इंडिया के अंतर्गत प्लांट इंट्रोडक्शन के द्वारा अनेक फसल
एवं किस्मों में प्राप्त हुई अनेक फसल, यानी कि अपन ने कई तो क्रॉपे इंट्रोड्यूस करवाई, बाहर से क्या की क्रॉपे जो यहाँ पे न्यू उग रही थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया, उसके साथ ही कई अपन ने वेराइटियां भी लेके आए, जो अच्छी वेराइटियां थी उनका भी अपन ने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। तो जैसे कि अपन बात करें कि कई फसलें जैसे कि आलू, आलू का ओरिजिन प्लेस की जब अपन बात करें कि आलू कहां था, अपने पेरू के अंदर होता है, कहां, पेरू के अंतर्गत होता है। तो अब जैसे पेरू से अपन ने क्या किया कि इसको इंट्रोड्यूस करवा लिया, कहां इंट्रोड्यूस करवाया, अपने इंडिया के अंतर्गत। तो ये क्या हुआ कि नई फसल ली तो लाई अपन ने, कोई वेराइटी थोड़ी लाई, नई फसल को लाई। अगर यहां से पहले होती रहती तो इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत ही नहीं थी, इंट्रोडक्शन ही नहीं होता, क्योंकि इंट्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि जहां पे वो पहले से ग्रो नहीं करवाई जा रही हो। तो अपन ने क्या किया कि आलू को अपन पेरू से लेके आए, इसका उत्पत्ति स्थान विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मक्के को इंट्रोड्यूस करवाया कहां, मैक्सिको से, क्योंकि मैक्सिको अमेरिका के अंतर्गत आपके क्या था कि वहां पे ही आपका ये मक्का ग्रो हुआ था। फिर अपन ने क्या किया, मक्के को वहां से क्या इंट्रोड्यूस करवाया, इंडिया के अंतर्गत करवाया। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान की मैं बात करूं तो वो ब्राजील है, ब्राजील से अपन ने क्या किया, इसको इंडिया के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया। अरहर की मैं बात करूं, अरहर को भी अपन ने क्या किया, इंडिया के अंतर्गत, जैसे कि कजनेस कजान कहा जाता है, तो उसको भी अपन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया के अंतर्गत। पी की मैं बात करूं, पी के अंतर्गत जो मटर आता है, मटर को भी अपन ने क्या किया, विदेश से क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया के अंतर्गत। टमाटर की मैं बात करूं तो टमाटर को भी अपन ने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ ही जो आपके गन्ना था, गन्ने के अंतर्गत आपके क्या हुआ कि जो एक वैरायटी आएगी जो सेकरम बारबेरी के नाम से, वो इंडियन गन्ना था, लेकिन उसके अंतर्गत शुगर कंटेंट अच्छा नहीं था। तो अपन ने क्या किया, जो आपके नोबल कैन था उसका इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे कि मैं बात करूं कि सेकरम ऑफिशिनेरम था, तो जैसे कि ये यूएसए की साइड में होने वाली वेराइटी थी, इनको अपन ने क्या किया, इधर क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये भी अपन ने क्या किया कि अपने जंगली प्रजातियां हो रही थी, लेकिन जो अपने यूजफुल थी वो वेराइटियां नहीं हो रही थी, अपन ने उनको क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा अपन पपाया की बात करें या पपीता की बात करें, इसको भी अपन ने विदेशों से क्या किया, आयातित किया या अपन ने इंट्रोड्यूस करवाया। आई होप आप लोगों को ये चीज सब चीजें समझ में आई होगी। इसके अलावा ये तो हो गई आपकी क्रॉपों की बात, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ये सभी क्रॉप थी अपनी, वो क्या थी, इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और इसके अलावा इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं या फिर अपन बात करें ओरिजिन पैलेस के, इनकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत मैं सेंटर ऑफ ओरिजिन बताऊंगा, उसके अंतर्गत कंप्लीट जितनी भी क्रॉप है आपकी मैं सेंटर ऑफ ओरिजिन समझाऊंगा ना, उसके अंतर्गत सबके, यानी कि पीपीटी के माध्यम से आपको सबके ओरिजिन पैलेस, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों सेंटर्स की मैं आपको टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा। और काफी इंट्रोडक्शन ऐसे हैं, या फिर मैं बात करूं काफी जो आपकी क्रॉप्स वगैरह हैं उनको मैं ट्रिक के माध्यम से भी बता दूंगा कि जैसे कि कैसे याद कर सकते हो उनका ओरिजिन पैलेस को, क्योंकि अगर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो ओरिजिन पैलेस से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट टेबल आएगी उससे आपके क्लियर होने वाले हैं। बात करें नई किस्मों का, नई किस्में कौन कौन सी थी जिनका अपन ने इंट्रोड्यूस किया या बाहर से अपन यहाँ पे लेके आए, इंट्रोडक्शन किया गया, तो वो थी आपकी धान की TN1, जिसे कि अपन टाइचून नेटिव 1 कहा जाता है। तो इसे भी अपन ने क्या किया, यूएसए अमेरिका से अपन ने क्या किया, यहाँ पे लेके आए। IR8 था जिसे अपन मिरेकल राइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्रॉस की अगर अपन बात करेंगे, जो IR8 था इसका डिजीवो जीन के साथ में अपन ने पेटा के साथ में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और फिर इसे अपन क्या किया कि इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा मैं बात करूं IR28 थी, इसकी भी अपन ने इंट्रोड्यूस किया। IR जो 36 थी, इन किस्मों का भी अपन ने विदेश से क्या किया, आयातित किए। इसके अलावा अगर आपकी गेहूं की थी, रिडेल थी, लर्मा रोजा थी, इसके अलावा सोनारा 64 थी, जिसके अंतर्गत आपके जो आपके नोरेन 10 का नाम सुना होगा, नोरेन 10 जी, इनके बारे में मैंने कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखें। वहां से अगर एक क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो उसके अंतर्गत मैंने सोनारा 64 की, लर्मा रोजोर सबके अच्छे से डीपली उसके अंतर्गत बात की हुई है। तो वहां पे भी जाके आप अच्छे से देख सकते हो कि अपन ने कहां से आयातित की है और किस किस के करो से ये तैयार की गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपन ने क्या क्या अचीवमेंट किया, कि अपन ने कई तो इंट्रोडक्शन के द्वारा अपन ने कई तो फसलें अपने इंडिया में ले आए, और कई वेराइटी जो अपने यूजफुल थी उनको भी अपन ने इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो ये अपनी क्या थी, उपलब्धियां थी। अब इसके अलावा मैं बात करूं कि रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन का मतलब होता है कि दोबारा उगाना, कि सर अपने को दोबारा उगाने की जरूरत क्या पड़ी। तो मैंने बताया था आपको जर्म प्लाज्म कलेक्शन के दौरान, कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते हैं तो उसके अंतर्गत एक टाइम पीरियड बताया था कि कुछ क्रॉप होती है उनकी अगर अपन स्टोर करते हैं या अपन उसका भंडारण करते हैं, तो भंडारण के साथ में धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका जर्मिनेशन कम हो जाता है। तो जर्मिनेशन कम हो जाता है सर, तो अपन क्या करें, तो अपन ऐसे करते हैं कि उसके अंतर्गत जैसे 5 साल का ड्यूरेशन हुआ, कई क्रॉप जिनको 5 साल के ऊपर दोबारा रीजनरेट या अपन दोबारा ग्रो करके और उनके सीड कलेक्ट करके रखते हैं, है ना। तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं कि पौधों को कलेक्शन किया, उनको वापस रीजनरेट करते हैं। कई जो सीड वगैरह हैं
तो वो क्या हो जाते हैं, जल्दी ही क्या हो जाते हैं कि ग्रो होना बंद हो जाते हैं समय के साथ साथ में, या भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके साथ साथ में उसकी जो जर्मिनेशन क्षमता होती है वो कम होने लग जाती है। तो उनको बरकरार रखने के लिए अपन टाइम टू टाइम उसको ग्रो करके और नए सीड इकट्ठे करते रहते हैं। चलिए मैं बात करूं कि रीजनरेशन यानी कि पुनरुत्पादन की अपन बात की जाए, तो इसके अंतर्गत यह है किसी भी प्रविष्टि बीज या प्रोब, यानी कि अपन बात करें कोई भी आपकी लाइन वगैरह है या अपन बीज वगैरह है, सीड वगैरह है, उनको खेत में उगाते हैं तथा इन पौधों को प्रविष्ट नए बीजों व प्रवर्धकों को प्राप्त करने की क्रिया को ही जो आपका रीजनरेशन है वो कहा जाता है। कि नए बीज यानी कोई भी क्रॉप है उसके बीज थे उसको उगाया और उगाकर उनके बीजों को कलेक्ट करना ही आपका क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है, जो मैंने इजी वे के अंतर्गत आपको पहले ही समझा दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो आपका जर्म प्लाज्म था या अपन जर्म प्लाज्म कलेक्शन की अपन बात कर रहे थे, तो उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या दिया गया है आपके कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन के अंतर्गत या संग्रह के अंतर्गत इसकी प्रविष्टियों को कुछ प्रत्येक वर्षों के बाद पुनः यानी कि रीजनरेशन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मैंने बताया था कि आपकी जो भी जितनी भी क्रॉप वगैरह थी मैंने क्लासिफाई किया था तीनों क्रॉपों को कि जिसकी ड्यूरेशन यानी कि स्टोरेज करने की ड्यूरेशन किस कोई भी क्रॉप है उसको या तो 5 से 10 साल तक, जिसे कि अपन लॉन्ग टाइम कलेक्शन कह रहे थे, शॉर्ट टाइम कलेक्शन के अंतर्गत या रिकरेंट या अपन बात करें कि जो एक्टिवली था उसके अंतर्गत अपन लॉन्ग टाइम तक कर रहे थे। कुछ कलेक्शन के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे शॉर्ट टाइम के, जिसके अंतर्गत था आपका टाइम पीरियड जो आपके 2 साल से लेकर 5 साल तक, जिनको वापस अपन क्या कर रहे थे ग्रो कर रहे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, वहां से काफी डीपली और काफी अच्छे से आपको वहां से समझ में आने वाला है। तो वही चीज अपन यानी कि जर्म प्लाज्म अगर वाइबल बनाए रखना है अपने को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को पुनः वापस यानी कि उसको उगाना पड़ेगा, जर्मिनेट करना पड़ेगा और सीड कलेक्शन करके वापस स्टोर करना पड़ेगा। तो यही आपके इसके अंतर्गत समझाया गया है। तो इसके अंतर्गत दिया गया सभी फसलों के बीज अंकुरण क्षमता भंडारण की अवधि के साथ साथ में घटती रहती है, जो कि मैंने आपको काफी इजी वे के अंतर्गत पहले ही समझा दिया कि जो भी आप सीड वगैरह हैं अगर अपन उनको लाकर स्टोर करते हैं तो उनकी वाइबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर उसको ही मेंटेन रखना है अपने को, उसकी वाइबिलिटी को मेंटेन रखना है, तो उसके लिए अपने को सीड को क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसको जर्मिनेट करना पड़ेगा और फिर नए सीड अपने को क्या करने पड़ेंगे, कलेक्ट करके उनका स्टोर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको रीजनरेशन का भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी में बात करूं तो वो आता है जेनेटिक इरोजन। इरोजन शब्द समझ में आया होगा कुछ आपको, क्योंकि अगर आप लोग एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं तो इरोजन का मतलब होता है कि क्षरण। क्षरण क्या होता है कि अपन उसके अंतर्गत पढ़ते हैं सोइल इरोजन, या अपन बात करें कि मृदा का क्षरण। मृदा का क्षरण क्या होता है कि मृदा का ह्रास होना, कि सर जहां पे मृदा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है या वो खत्म हो जाती है। कुल मिला के बात ऐसा है कि जहां पे वो पहले थी वो वहां पे नहीं रहती, तो उसे अपन क्या कह रहे थे, इरोजन कह रहे थे। तो ऐसे ही अपने जेनेटिक यानी कि जेनेटिक क्या कि जो आनुवांशिक मटेरियल है अगर वो अपन ने खराब कर दिया या अपन ने खो दिया उसको ही अपन क्या कह रहे हैं, जेनेटिक इरोजन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को इस टर्मिनोलॉजी से या अपन इस शब्द से भी इसको पकड़ सकते हैं कि जेनेटिक इरोजन क्या होगा, कि जो भी सर जेनेटिक मटेरियल है उसका ह्रास होना या फिर उसका क्या हो जाना, विलुप्त हो जाना ही अपन क्या कहलाता है, जेनेटिक इरोजन कहलाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत साफ साफ दिया गया है आपके कि जो आपके कृषि प्रारूप है यानी कि जो आपके जो कल्टिवेटेड जो वेराइटियाज वगैरह हैं, तो उनके कारण आपके क्या हुआ, जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता धीरे धीरे कमी होने को ही आनुवंशिक अपरदन कहा गया है। कि सर ये बात क्या कहना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। तो मैं बात करूं कि अपन ने क्या किया कि अपने फायदे के लिए, इंसान तो वैसे ही क्या होता है, मतलब ही होता है। तो हुआ यूं कि प्रकृति के अंतर्गत आपको क्या थी, कुछ जंगली प्रजातियां थी, उनसे इतना प्रोडक्शन अपने को मिल नहीं पा रहा था। फिर अपन ने क्या किया, नई नई वेराइटियां बनाई या नई नई वेराइटियों का इंट्रोडक्शन किया। नई वेराइटियों का इंट्रोडक्शन किया तो अपन ने जो पुरानी वेराइटियां थी, जो अपनी पुरानी वेराइटियों के साथ में जो पुरानी रेसेस वगैरह थी, उनको उगाना अपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अपने उगाना कम किया तो वो धीरे धीरे वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया। जो अपनी पुरानी वेराइटियों के अंतर्गत जीन थे, या मैं बात करूं कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो धीरे धीरे ह्रास होने लग गया या खत्म होने लग गया, तो उसे ही अपन क्या कह रहे थे, जेनेटिक इरोजन कह रहे थे। तो यह क्या हुआ, कृषि प्रारूपों के कारण जो अपन ने नई नई वेराइटियां इंट्रोड्यूस करवाई, नई नई वेराइटियां उगाने के कारण अपने जो भी पुरानी वेराइटियां थे जिनके जर्म प्लाज्म वगैरह थे, ये मैं बात करूं कि जितना वेरिएशन वाला अपने को जेनेटिक मटेरियल था वो धीरे धीरे अपना क्या होने लगा, विलुप्त होने लगा या इरोजन होने लगा। यही चीज आपके इस स्टेटमेंट के अंतर्गत बताई गई है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज भी काफी आसानी से समझ में आई होगी। जेनेटिक इरोजन के आगे अगर मैं बात करूं कि मुख्य कारण क्या है, तो जेनेटिक इरोजन के अगर मुख्य कारणों की कई बात करें तो अपने जैसे कि अपन ने बात की कि नई वेराइटी का इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो अपन ने पुरानी वेराइटियां थी उनको क्या करना, उगाना का बंद कर दिया, तो उस वजह से भी अपना जेनेटिक इरोजन हुआ। उसके साथ ही जो जंगली
प्रजातियां थी जो जंगलों के अंतर्गत उग रही थी, तो वहां पे अपन ने क्या किया कि अपनी आवश्यकता के लिए, जो मानव खुद के आवश्यकता के लिए क्या किया, वनों को क्या करने लग गया, काटने लग गया और वहां पे मकान वगैरह बनाने लग गया। उसके साथ ही जो आपके उद्योग वगैरह है, या मैं बात करूं इंडस्ट्री वगैरह है, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए आपके जंगलों को साफ करने लगे और वहां पे जो वाइल्ड स्पीसीज पाई जा रही थी, जो वेरिएशन था काफी, तो उनको भी क्या करने लगे, इंसान अपना खत्म करने लगा अपने फायदे के लिए। तो उस वजह से भी आपके जितने भी जेनेटिक मटेरियल थे वो क्या हो गए, वहां से विलुप्त होने लगे। ये मुख्य मुख्य कारण आपको देखने को मिलते हैं। चलिए मैं बात करूं कि इनकी अब बात कर लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। आपके स्टेटमेंट फर्स्ट की मैं बात करूं, विविधता पूर्ण देसी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों का व्यापारिक स्तर पर उगाया जाना। तो मैंने बताया कि कॉमर्शियल लेवल पे अपन क्या करने लगे, जो हाइब्रिड वेराइटियां थी या जो नई नई वेराइटियां बना रहे हैं वो उगाने लगे हैं। जो अपनी जो देसी वेराइटियां थी, जो अपने पूर्वज उगाते हुए आ रहे थे, उसको अपने उगाना बंद कर दिया। तो यही वो स्टेटमेंट के अंतर्गत बताया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूं कि खेती की सुधरती पद्धतियों के कारण बहुत सी फसलों में जंगली प्रारूप समाप्त हो गया। अब अपन ने क्या किया कि खेती की पद्धतियां हैं वो तो सुधार ली, अपन ने नई नई वेराइटियां तो उगा ली, लेकिन भैया अपने नई वेराइटी के कारण जो अपने पुराने रेसाइज वगैरह थे, या जो अपना पुराना जेनेटिक मटेरियल था, उनको तो अपन ने धीरे धीरे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो वही चीज ये इस स्टेटमेंट के अंतर्गत बताना चाह रहा है। मैं बात करूं जनसंख्या के बढ़ने के कारण, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके दबाव में आने के कारण अपन क्या कर रहे हैं, जंगलों को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और जो चारागाह है उनका अपन क्या कर रहे हैं, अपन खत्म करके और उनको उपयोग में ले रहे हैं। तो इस वजह से भी वहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल था वो वहां से क्या हो रहा है, खत्म हो गया है। इसके अलावा आपके औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए जो आपके नई नई परियोजनाएं वगैरह आगे दी है, या फिर जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया है वो काफी बड़े क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, इसके कारण भी आपके जेनेटिक मटेरियल का लॉस हो रहा है। आपके जैसे कि रेल बन गई, रेल लाइन वगैरह बन रही है, सड़कें वगैरह बन रही है, और अपन भवन या अपन घर वगैरह बना रहे हैं, उसके कारण भी आपने को जो जेनेटिक इरोजन है वो देखने को मिलता है, जिसकी अपन ने काफी अच्छे से अपन ने पहले ही अपन ने बात कर ली। चलिए मैं बात करूं कि लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू की, अगर लास्ट पॉइंट इसके अंतर्गत दिया गया है कि नई किस्में जो खरपतवार प्रजातियों के इंट्रोडक्शन के कारण फसलों में जंगली संबंधियों का आंशिक या पूर्ण लोप हो चुका है। आंशिक का मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत ही लोप हुआ है या फिर विलुप्त हुई है, और कुछ ऐसे खरपतवार अपने इंडिया के अंतर्गत आए कि जिसके कारण आपके कई वेराइटियों को ये काफी प्रभाव करने लगे। यानी कि जो आपके जनरली देखा होगा कि जो आपके वीड वगैरह होते हैं वो आपकी मेन क्रॉप से डबल तो सीड प्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी जो संख्या है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो जल्दी से होने लग जाता है। वो प्लांट न्यूट्रिएंट वगैरह है जो सोइल से क्या करते हैं कि जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब पौधे को चाहिए होता है उससे पहले वो जो सोइल के अंतर्गत जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो उनको ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद में अपने को क्या करता है कि जो अपनी लाइफ साइकिल है उसको भी जल्दी कंप्लीट कर लेता है। इसके साथ ही जो सोइल मॉइस्चर होती है, ये अपन बात करें कि मृदा के अंतर्गत जो नमी होती है उसको भी वो क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, जिसके कारण अपनी जो जंगली प्रजातियां थी कि अपने क्या किया कि जैसे कोई जंगल है वहां अपने कोई खरपतवार उग गया, तो उन खरपतवार जो आगे विदेशों से अपन ने खरपतवार यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो वो क्या करने लगे, वो अपनी ग्रोथ बढ़ाने लगे, और जो अपनी वाइल्ड स्पीसीज थी, ये अपन बात करें कि जंगली जो प्रजातियां थी वो उनको वहां पर क्या करने लगे, हाश करने लगे, या फिर उनको क्या करने लगे, समाप्त करने लगे। तो जो भी ये भी क्या था, आपके एक जेनेटिक इरोजन का क्या रहा मुख्य कारण देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें आसानी से समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।